टॉपिक है और बहुत ही ईज़ी है। अगर आप 20 मिनट यहाँ पे ध्यान से देख लेते हो इस वीडियो को तो शायद इसके क्वेश्चंस आप गेट में 80 टू 90% चांस है कि कर पाओगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है। तो डायरेक्टली यहाँ पे आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, एक छोटी सी स्टोरी जिसके माध्यम से आपको मैं कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट कराने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने एक शॉप ओपन करी है और वो शॉप क्या करती है, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट को, लेट्स से बाइक, वो बाइक की एक शॉप है, बाइक को सेल करती है, या आपने एक एजेंसी ली हुई है बाइक की, वो बाइक को सेल करती है। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप मान लीजिए आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि भाई हम किस तरीके से कितने नंबर ऑफ बाइक को एक बार में अपने शॉप के अंदर रखें, सो दैट कि हमको हमको मतलब हमारी पैसे भी कम खर्चे हों और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को हम सर्व भी कर पाएँ। देखो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, मान लो कि 1 साल में आपके यहाँ बाइक के यहाँ जिस लोकल में आपने शॉप करा हुआ है जहाँ भी 100 बाइक की डिमांड है, और आप क्या करते हो, अगर आप 100 बाइक को एक साथ मंगवाते हो तो ऑफ कोर्स हर बाइक से रिलेटेड ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा। ऑर्डर कॉस्ट क्या होता है कि जैसे अब बाइक आएगी आपकी, तो वो किसी ट्रक पे या जहाँ से आ रही है, सपोज वो गुजरात से आ रही है, तो गुजरात से पहले अ, वहाँ पे ट्रेन से, फिर ट्रेन के बाद बस से या फिर किसी भी प्रकार के ट्रक से होकर के आपके शॉप पे आएगी। तो इन सब से मतलब जो शॉपिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी, शिपिंग से, सॉरी, एक स्थान से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, शिपिंग कॉस्ट हो गया, उसके बाद उसकी पैकेजिंग होगी कि भाई बाइक ख़राब ना हो, या हो सकता है अगर आप, या टूट भी सकता है कुछ चीज़ें, तो वो सारी की सारी हमारी ऑर्डर्ड कॉस्ट के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले इस वर्ड को आप पकड़ लेना। ऑर्डर्ड कॉस्ट मतलब ये हुआ कि भाई ऑर्डर से रिलेटेड, ऑर्डर करने के बाद जो एक जगह से दूसरे जगह लाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, कुछ टूट उट गया तो उसका खर्चा, वो सारे मिला के हम लोग उसको कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब जब एक बार बाइक आपके घर पे आ गई तो आप क्या करोगे? एक बार घर पे अगर आपकी बाइक आ गई तो आप उसको होल्ड करोगे कुछ दिनों के लिए। ऐसा तो है नहीं कि 100 आई और तुरंत के तुरंत 100 बिक गई, ऐसा तो होता ही नहीं है। आपने 100 ऑर्डर करा एंड ऑल द 100 बाइक्स आर नॉट सोल्ड एट द सेम टाइम। उसको सोल्ड होने में कुछ टाइम लगेगा, तब तक आप उसको अपने शॉप के अंदर स्टोर करके रखोगे या फिर उसको स्टोर करके रखोगे। तो आप देखो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट होगा होल्ड करके रखोगे, इसको हम लोग होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। इसमें आपका वेयर हाउस का रेंट होगा, अगर कुछ स्पॉइलेज हो गया तो उसका इंश्योरेंस होगा। तो ये सारी की सारी कॉस्ट आ जाती है होल्डिंग कॉस्ट के अंदर। इसके अलावा बाइक की अपनी एक कुछ कॉस्ट होगी, जो कि बाइक की मशीन की कुछ कॉस्ट होती है ना, बाइक की सपोज सपोज 50,000, 60,000, 1 लाख जो भी कॉस्ट है, तो उस कॉस्ट को हम लोग सी कहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इस सी को दिखा दूँ आपको। सी जिसको हम लोग परचेज कॉस्ट बोल रहे हैं, हियर यू कैन सी द सी इज अ परचेज कॉस्ट। दिस वन, दिस सी इज द परचेज कॉस्ट, सॉरी फॉर द, तो ये सी परचेज कॉस्ट है। ओके, तो हम लोग सी परचेज कॉस्ट समझ लिए, होल्डिंग कॉस्ट समझ लिए और ऑर्डरिंग कॉस्ट समझ लिए। और एक बात अब हम लोग दिमाग लगाते हैं कि भाई देखो, अगर आपको आपके यहाँ 100 बाइक बिकनी है एक साल में, तो आप सोचोगे यार अगर मैं 100 बाइक मंगवाता हूँ एक ही बार में, तो मुझे 1 करोड़ रुपीज़ देने पड़ेंगे कंपनी को, अगर बाइक की कीमत 1 लाख रुपीज़ है तो। उसके बाद मेरी होल्डिंग कॉस्ट अलग से है, ऑर्डरिंग कॉस्ट अलग से है, ये तो बाइक की कॉस्ट आपने पे करी। तो आप सोचोगे यार ये करना कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है। मान लीजिए कुछ हुआ, तो मान लीजिए कुछ भी, मतलब एक डिज़ास्टर हुआ, नेचुरल डिज़ास्टर ही हुआ, आपकी शॉप ही उड़ गई, पता चला सारे के सारे बाइक बर्बाद हुए, एक साथ आपके पूरे 100 के 100 बाइक बर्बाद हो जाएंगे, या ऐसा नहीं होगा, इसका चांस 2 ही% है। तो फिर भी आप सोचो कि अगर मान लीजिए किसी भी मतलब एक कैसा भी सिचुएशन आ जाता है जिससे आपकी बाइक बिकती ही नहीं है उस साल, तो आपकी 100 की 100 बाइक आपके गैराज में मतलब आपके शॉप में पड़ी रह जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा ही इकोनॉमिक लॉस होगा। तो ये लॉस आप बियर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए लोग क्या करते हैं ना, लोग एनालिसिस करके एक ऐसी क्वांटिटी मंगवाते हैं जिस पे ये ध्यान देते हैं कि हम इस क्वांटिटी को मंगवाएंगे ताकि ना हमें ना हमारा कस्टमर ही मतलब, वैसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने 2 ही बाइक मंगवाई, अब वो 10 ही दिन में बिक गई, तो आप फिर दोबारा फ़ोन करेंगे, फिर वहाँ से पैकेज होगा, फिर बाइक को मतलब ट्रांसपोर्ट होके आपके यहाँ आने में काफ़ी टाइम लगेगा, जिससे आपके यहाँ कस्टमर, आपके शॉप पे कस्टमर आएँगे भी नहीं।
तो दोनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही बात बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ये ध्यान में रखना कि हमारा कस्टमर भी ना जाए और हम इतना ज़्यादा बाइक भी ना मंगा लें, मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी भी ऑर्डर ना कर दें कि कुछ भी खराब होता है तो सारे के सारे मतलब हम इकोनॉमिकली बैंक करप्ट हो जाएं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग किसी भी तरीके से एक ऑप्टिमम क्वांटिटी को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। उसी ऑप्टिमम क्वांटिटी को हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, और इस ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे जो हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट होता है ना, वो मिनिमाइज हो जाता है। मतलब एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को ऑर्डर करेंगे, और वो पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एज पर द विल्सन मॉडल। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन है, और जो कि आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको यहाँ से 3 कॉस्ट का सीधे-सीधे ध्यान आ जाएगा। एक कॉस्ट जो बाइक की अपनी कॉस्ट है, जिसको हम लोग सी बोले हैं, और यहाँ से ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं दैट वी नीड टू डिस्कस। तो पहला हो गया ये डी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डिमांड, पर ईयर कितनी डिमांड है। सी नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, सी एच होल्डिंग कॉस्ट, और सी परचेज कॉस्ट है, मतलब ईच ऑर्डर से रिलेटेड जो कॉस्ट है दैट इज द परचेज कॉस्ट। मान लीजिए आपने मतलब एक बाइक की जो कॉस्ट है ना, वो परचेज कॉस्ट हुई। अब उसको लाने वाला जो कॉस्ट है दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब उसको रखने वाला जो कॉस्ट है दैट इज होल्डिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना कि हम डिमांड अपने पूरा समझ रहे हैं कि डिमांड को हम थ्रू आउट द ईयर देख रहे हैं कि एक एक साल में हमें कितना डिमांड है, बट हम ऑर्डर थ्रू आउट द ईयर नहीं कर रहे हैं, फॉर द होल ईयर नहीं कर रहे हैं हम ऑर्डर। ईयर में 3-4 बार करेंगे, वो देखेंगे कि कैसे करेंगे, लेकिन एक बार में हम ऑर्डर नहीं कर रहे, इसलिए हमने बोला कि क्यों हमारी ऑर्डर क्वांटिटी है। डिमांड पूरे ईयर में कितनी बाइक को हमें सेल करना है, ये हमारी डिमांड है। हमारे जो हमने एनालिसिस करके निकाली कि हमारे यहाँ लगभग 100 बाइक एक साल में बिक जाएगी। लेकिन जो ये ऑर्डर क्वांटिटी है वो डिमांड से अलग है। डिमांड एक चीज़ हुई जो कि हमारी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि जो कि है कि एक ईयर में कितनी बाइक बेची जानी है, और क्वांटिटी एक बार में हम कितना बाइक ऑर्डर करेंगे। और ये क्वांटिटी हम इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हो, सबको मिला के, सबको मिला के मतलब होल्डिंग को ऑर्डरिंग को मिला के हमें मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट को दे। तो ये एक तरीका है इन सारे वेरिएबल्स को समझने का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बता रहा है कि देखो होल्डिंग कॉस्ट जो होता है ना, होल्डिंग कॉस्ट, इनको हम इन जनरल जो टोटल कॉस्ट होता है उसके परसेंटेज के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे 5% ऑफ टोटल टोटल बाइक कॉस्ट, जैसे बाइक की कॉस्ट मान लीजिए 100 रुपीज़ है, तो 5 रुपये उसका हो जाएगा होल्डिंग कॉस्ट। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब आगे देखते हैं। तो देखो जो ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्यू स्टार निकालते हैं हम ना, उसका जो फॉर्मूला आता है वो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है। आप यहाँ पे देख रहे होगे क्यू स्टार इज इक्वल टू 2D C0/CH। ये फॉर्मूला आपको किसी भी कीमत पे याद रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सब्जेक्ट का यही फॉर्मूला है, क्यू स्टार इज इक्वल टू 2D C0/CH। ये फार्मूला आता कैसे है, तो हम कुछ नहीं करते हैं, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालते हैं। मैं आगे चल के आपको दिखा दूंगा। तो ये फार्मूला आपको याद करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये आप मार्क कर लेना एंड इसको याद कर लेना। इस पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल 70% क्वेश्चंस डायरेक्टली कम्स फ्रॉम हियर। आप इस फार्मूले के थ्रू उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। अब आ जाता है टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो देखो भाई, टोटल कॉस्ट या टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे। अब देखो, एक बार ऑर्डर करने से जो कॉस्ट लग रहा है वो सी नॉट लग रहा है, तो आप एक साल में कितनी बार ऑर्डर करोगे, कितनी बार ऑर्डर करोगे भाई। डिमांड डी है और एक बार में आप क्यू ऑर्डर कर रहे हो, तो एक साल में डी बाई क्यू ऑर्डर करोगे। अगेन आई रिपीट कि अगर मान लीजिए एक साल में 100 बाइक की डिमांड है और एक बार में आप 10 बाइक ऑर्डर कर रहे हो, तो कितनी बार ऑर्डर करोगे, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव ऑर्डर्ड द बाइक। तो आप कितनी बार बाइक को ऑर्डर कर रहे हो एक साल में। कितनी बार ऑर्डर किया हमने, 10 टाइम्स कर दिया ना इस पर्टिकुलर इलिस्ट्रेशन के थ्रू, कि अगर 100 बाइक्स है, डिमांड 100 बाइक्स की डिमांड है पर एनम, और हमने ईच टाइम्स 10 बाइक को ऑर्डर करा है, तो टोटल कितना बाइक हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, कितने टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा, दैट इज़ द 100/10 विच इज़ द 10 टाइम्स। तो एक टाइम्स का जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो सी नॉट है, तो 10 टाइम्स का हो जाएगा 10 × C0। तो सेम थिंग यहाँ लिखा लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ डी एंड क्यू, ये नोटेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ना कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेके D/Q × C0। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन कि अगला होगा एनुअल होल्डिंग कॉस्ट।
तो देखो होल्ड करने की कॉस्ट कितनी आएगी, तो जितना आप कितना होल्ड कर रहे हो, पहले क्या ला रहे हो आप, क्यू ला रहे हो, क्यू यूनिट ला रहे हो, और एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट सी एच है, तो क्यू इंटू सी एच होगी। लेकिन टू से डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो चीज़ होगी ना वो समय के साथ घटती चली जाएगी। जैसे शुरू में आपके पास 10 बाइक है, तो 10 दिन बाद 8 ही बची, अगले 10 दिन बाद वो 3 ही बची, 4 ही बची, तो आपका जो नंबर ऑफ इन्वेंट्री है वो भी डिक्रीज कर रहा है ना, तो उससे जो एसोसिएटेड कॉस्ट होगा वो भी डिक्रीज करेगा। तो इसलिए हमने 2 से एक एवरेज ले लिया हुआ है, 1/2 क्यू इंटू सी एच। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक्चुअली में जो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट होगी वो तो होनी चाहिए क्यू इंटू सी एच, लेकिन ये तब होगी जब आप क्यू यूनिट को होल्ड करके ही रखते हो, उसको बेचते नहीं हो। पर आप यहाँ पे ये जो चीज़ है वो एक लीनियर फॉर्म में डिक्रीज करती हुई चली जा रही है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि लीनियर फॉर्म में डिक्रीज कर रही है, इसका डिक्रीमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन आई हैव डिवाइडेड बाई टू हियर, क्यू बाई टू इंटू सी एच। आई होप आपको ये एनुअल होल्डिंग कॉस्ट की भी कहानी समझ में आ गई होगी। उसके बाद है एनुअल परचेज कॉस्ट। एनुअल परचेज कॉस्ट को निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा है कि भाई डिमांड एक साल में कितना है, डी है, और आपके हर यूनिट की कॉस्ट कितनी है, सी है, तो डी इंटू सी कर दो, बात खत्म। तो ये हो गया अपना एनुअल परचेज कॉस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉस्ट है ये अपना टी आई सी, यही टोटल कॉस्ट हो जाएगा, ये इतना हमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट लगेगा। अगर हम इसी को क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो वी गॉट दिस पर्टिकुलर फार्मूला, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी वाला ये फार्मूला। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ये जो टी सी लिखा हुआ है ना, इसको मैं क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो ये देखो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये पर्टिकुलर, अगर क्यू को मैं अरेंज करके ये पर्टिकुलर फार्मूला निकाल लेता हूँ, ऊपर जो लिखा हुआ है √2 DC0/CH। तो ये चीज़ होती है, इस तरीके से हम लोग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखो जब हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करते हैं ना, तो उस टाइम पे जो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के बराबर होती है। देख लो यहाँ पे, पहले तो समझो कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर या टोटल कॉस्ट के अंदर तीन चीज़ें शामिल है, एक एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल परचेज कॉस्ट। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही आप क्या करते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे देखते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्यू स्टार वाले पे अगर आप चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हो, तो वहाँ पे जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है, मतलब जो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट के बराबर हो जाती है, मतलब ये दोनों चीज़ सेम हो जाएगी। तो यहाँ से हमको एक छोटा सा फॉर्मूला मिल जाएगा टोटल कॉस्ट निकालने का। टोटल कॉस्ट निकालने का आई थिंक इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, मैं आपको आगे इस फॉर्मूले को दिखा दूंगा। तो वहाँ से मतलब इन दोनों को हम इक्वल करके ना इसमें पुट कर देंगे, इस वाले फॉर्म बड़े वाले फार्मूले में, तो हमको टी सी का एक नया फार्मूला मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ सेम ही है। तो वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हो। अब हम आ जाते हैं कुछ अजम्पशंस पे। तो ये जो सारी एनालिसिस करी गई है ना, वो एक अजम्पशन बेस्ड है। जैसे इसमें डिमांड जो है वो हमें पहले से ही पता है। अब आप पहले से आपको डिमांड थोड़ी पता हो सकती है कि कितनी डिमांड है मार्केट की। हो सकता है आपने 100 की गेस करी है, 500 की डिमांड हो जाए, किसी किसी भी कारण से हो सकता है 10 की ही डिमांड हो उस ईयर। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना, तो हमने पहले ही इसमें मान लिया है कि हमारा जो डिमांड है वो कांस्टेंट है। उसके बाद भी हमने लीड टाइम को भी कांस्टेंट माना हुआ है। इंस्टेंटेनियस रिप्लेसमेंट है, मतलब आप समझो आपने ऑर्डर करा क्वांटिटी क्यू क्वांटिटी अगर आपने ऑर्डर करा, तो वो क्या होगा, एंटायर क्वांटिटी रिसीव्ड इन द सिंगल बैच, तो आपको सारी की सारी क्वांटिटी सिंगल बैच में आ जाएगी। इसमें कोई भी शॉर्टेज नहीं है, ठीक है। शॉर्टेज मतलब कि आपका कस्टमर खाली हाथ नहीं जा रहा है, बैक ऑर्डर नहीं है, मतलब आप उसको जैसे ही ऑर्डर आता है तुरंत डिलीवर कर देते हो, क्योंकि आपके पास इनफ स्टॉक है। क्वांटिटी पे डिस्काउंट आप नहीं दे रहे हो या नहीं है, एंड रिलेवेंट कॉस्ट जो भी हैं ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग, ये सारे के सारे यहाँ पे मेंशन्ड हैं। एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉस्ट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जहाँ पे हम बात कर रहे थे ना टी सी यानी टोटल कॉस्ट को निकालने की ई ओ क्यू पे। तो देखो यहाँ पे मैंने उस सेम फार्मूले को मेंशन किया हुआ है जो ऊपर हम लोग फार्मूला देख रहे थे 2 DC0, ये चीज़ यहाँ से आप देख सकते हो 2 DC0 CH प्लस डी इंटू सी। कभी ये तो जनरली नहीं दिया रहता है ये वाला फैक्टर, इसको हम जीरो ले लेते हैं तो हमें ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इसके बाद है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, तो एनुअल डिमांड अपॉन में ऑर्डर्ड क्वांटिटी, ठीक है। एनुअल भाई नंबर ऑफ, एक साल में कितनी बार ऑर्डर करोगे,
तो वो तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि भाई जितना हमारा डिमांड है उसको क्यू स्टार से कितना तुम ऑर्डर कर रहे हो एक बार मुझसे डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा तुम कितनी बार ऑर्डर कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है कि टाइम तुम्हारा क्या होना चाहिए, तो बस इसी को रेसिप्रोकल कर दो, है ना। कैसे पता चला कि इसको रेसिप्रोकल कर दो? भाई अगर तुम्हारा डिमांड है टी और क्वांटिटी, जैसे तुमने मान लो तुम्हारा डिमांड 100 है एंड तुमने 10 क्वांटिटी ऑर्डर करी है, तो तुम 10 टाइम्स ऑर्डर करोगे ना। तो 10 टाइम्स ऑर्डर करोगे, 10 टाइम्स ऑर्डर करोगे तो भाई इसका तुम्हारा साइक्लिक टाइम क्या होना चाहिए? तो 1/10 होगा, 1/10 होगा। और इसको तुम अगर वर्किंग डेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम ईयर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब यहाँ से आ जाता है रीऑर्डर्ड पॉइंट, जिसको हम लोग आरओपी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक इन्वेंट्री लेवल है, रीऑर्डर पॉइंट, जिसमें आपको दोबारा से ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो आप आउट ऑफ स्टॉक चले जाओगे। तो आपका स्टॉक आउट ना हो, आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो, इसीलिए आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को पहले से ही ऑर्डर करके मतलब आपको पहले से एक रीऑर्डर पॉइंट बनाना पड़ेगा जहाँ पे आपको ऑर्डर प्लेस कर देना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको दोबारा से, जैसे आपने 10 बाइक को ऑर्डर करा था, तो अब आप ये थोड़ी सोचोगे कि मेरी 8 बाइक बिक गई, तो आप सोचोगे कि अरे अभी 2 और बिके तब मैं ऑर्डर करूँ, ऐसा नहीं सोचोगे। ऐसा इसलिए नहीं सोचोगे क्योंकि मान लो अगर 10 की 10 बाइक बिक जाती है तो दोबारा अगर आपके पास कोई कस्टमर आ जाएगा तो आप उससे बोलोगे कि मेरे पास अभी बाइक है नहीं, तो आप एक कस्टमर को मिस कर दिए। तो ऐसा नहीं करोगे आप चाहोगे कि पहले ही हमको पता हो कि हमें कितने बाइक सेल हो जाने पे तुरंत ऑर्डर कर देना है। तो उसी को रीऑर्डर पॉइंट कहते हैं कि हम पता कर मतलब हम ये चाहते हैं कि हम आउट ऑफ स्टॉक ना हो, कस्टमर को बिना सर्व किए हुए हम ना जाने दें। तो इसीलिए हम रीऑर्डर पॉइंट की बात करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिमांड इंटू लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है? तो भाई लीड टाइम मतलब कि जैसे देखो डिमांड क्या, जैसे मान लो तुम्हारी डिमांड कितनी है 100 है, और लीड टाइम कितना है, जैसे ऑर्डर प्लेस किए फिर उसको आने में जो भी 2 4 5 दिन का समय लग रहा है तो वो हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आरओपी निकाल लोगे उसके करस्पॉन्डिंग, और ये निकाल के आप पहले से ही देखोगे कि जितने भी बाइक्स इसमें आएंगे उतने पे ही आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और डिमांड पर डे डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिमांड इंटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज। तो डिमांड अपन में नंबर ऑफ वर्किंग डेज, तो ये पर्टिकुलर फार्मूला यूज होता है रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। अब जो अगले प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो थोड़े एडवांस प्रॉब्लम है, उनको मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाके आपको बता रहा हूँ, बस मैं जितना बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसाइज वे है। जैसे मान लीजिए आपने ना इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी, आप अपने घर में ही बाइक बता रहे हो और वहीं पे सेल कर दे रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आप फिर कैसे निकालोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज़ करो, सेम फॉर्मूला लिखा है 2D C0/CH, बस यहाँ पे 1/D/P है। डी जहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड रेट को एंड पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्शन रेट को। यूनिट्स पर डे यहाँ लिखा हुआ है, डिमांड रेट यूनिट पर डे या फिर प्रोडक्शन रेट यूनिट पर डे। तो प्रोडक्शन रेट आपका क्या है, डिमांड कितना है, तो इससे करके आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस फॉर्मूले को। बी केयरफुल, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप यहाँ पे ये सिंपल सा फार्मूला यूज़ कर लो। ये फार्मूला बहुत इजी है, 2D C0CH ब्रैकेट में 1/D/P। ओके। अब देखो कभी कभी ना हमें डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है तो हम अपना पूरा फार्मूला लिखते हैं, पूरा फार्मूला जो हमने शुरू में लिखा था, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डी सी इज इक्वल टू D/Q C0 प्लस Q/2 CH प्लस प्लस D/C। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हम लिखेंगे और उन पे हम TIC को कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो कि पहले जो हमारा कॉस्ट आएगा, ये देखो इसमें ये जो D/C होता है ना ये रोल प्ले करने लगता है क्योंकि ये भी चेंज हो रहा है अब। तो आप देखोगे अलग अलग ऑर्डर क्वांटिटी पे कि टीआईसी की वैल्यू क्या है, और जहाँ पे टीआईसी मतलब आप पहले तो जो भी मतलब डिस्काउंट रहेगा, जैसे मान लो 5% का डिस्काउंट हो गया, 10% का डिस्काउंट हो गया, तो उन पे टीआईसी की वैल्यू निकालोगे, टीसी की या टीआईसी दोनों चीज़ सेम है। उसके बाद आप क्यू स्टार यानी कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वहाँ पे भी वैल्यू निकालोगे। उसके बाद उनको देखोगे कि वो कहाँ पे सबसे मिनिमम प्राइस दे रहा है, मतलब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कहाँ पे सबसे मिनिमम है। हो सकता है कि क्यू स्टार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे ही मिनिमम हो, तो आपका आंसर क्यू स्टार वाला ही हो सकता होगा, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी वो डिस्काउंट वाले पे ही मिनिमम हो जाता है। मेजर टाइम गेट में वो डायरेक्ट डिस्काउंट प्राइस पे मिनिमम होता है, न कि क्यू स्टार पे। तो आपको वो डिस्काउंट वाले प्राइस को मान के कैलकुलेशन को करनी है, डायरेक्टली आप इस क्यू स्टार पे कैलकुलेशन को नहीं कर सकते हो।
तो ये पूरा का पूरा एक मेथड है इसको सॉल्व करने का। यहाँ पे सारे स्टेप्स वन बाय वन लिखे हुए हैं। आई हैव शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद दिस वीडियो, वंस यू नीड यू कैन गो थ्रू इट। अब हम आ जाते हैं शॉर्टेज या बैक ऑर्डर मॉडल पे। तो इसमें शॉर्टेज या बैक ऑर्डर मॉडल में हम कस्टमर को वेट कराते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि भाई आप कुछ दिन रुको, हम आपको दे देंगे आपका जो भी आपको चाहिए हम दे देंगे। मतलब आप जो भी कस्टमर है आप उसको वेट करने के लिए बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक नया कॉस्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जिसको हम लोग शॉर्टेज कॉस्ट बोलते हैं। तो इस शॉर्टेज कॉस्ट को हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और जो एस स्टार होता है ना, इसको हम लोग ऑप्टिमल शॉर्टेज बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम कितना शॉर्टेज हुआ, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे ना हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स बैक ऑर्डर डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ यूनिट हमें ऑर्डर करनी चाहिए। यहाँ से आप इसका फार्मूला देख सकते हो, सेम फार्मूला है, बस थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। तो यहाँ से आप क्यू स्टार निकालोगे और क्यू स्टार की हेल्प से आप एस स्टार ऑप्टिमल शॉर्टेज निकालोगे। एंड वंस यू फाइंड द ऑप्टिमल शॉर्टेज, तो आप मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल आई मैक्स निकाल सकते हो क्यू स्टार माइनस एस स्टार करके, बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर लास्ट फार्मूला। तो इस वीडियो में हमने सभी जो मॉडल्स हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के, इकोनॉमिक ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं विथ ऑल अजम्पशन दैट आई हैव टोल्ड अर्लियर, उसके बाद हम लोग डिस्काउंट मॉडल के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर अगर हम प्रोडक्शन इन हाउस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद शॉर्टेज मॉडल को भी मैंने अभी यहाँ पे दिखा दिया इस पर्टिकुलर फार्मूले की मदद से। तो ये पूरा का पूरा एक इन्वेंट्री कंट्रोल का पूरा अपनी एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे हो गया। इसमें जो सबसे मेजर चीज़ है वो है क्या, वो क्यू स्टार आपसे मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, जिसकी वैल्यू 2D/C0/CH होती है। और ये मतलब 80% 70-80% क्वेश्चन इससे आते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल डिस्कशन। तो विद दिस आई एंड दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।